हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। मैं हूँ नीरज। और बच्चों, इसमें हम आज जो आपका चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ये आपकी जो यूनिट है, सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो आपका जो पूरा चैप्टर दिया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो आप बुक ओपन करके बैठ सकते हो कि आपके किस तरीके से कहाँ कहाँ से उस चैप्टर से हमने टॉपिक उठाया है। इसमें आपके जो मोस्टली क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं वही सारे टॉपिक दिए गए हैं। देखा जाए तो एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर है। इसमें जो हम पढ़ेंगे जो मेन फोकस दिया जाता है सीबीएसई के एग्ज़ाम में, वो इन्हीं 3 पॉइंट पे दिया जाता है। और इसमें यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये, जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। तो जैसे आपका ये है फर्स्ट, मानव विकास के घटक पूछे जाते हैं। इसका स्तंभ पूछा जाता है कि मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं। और पूछा जाता है मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। और इसका सूचकांक से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो अगर देखा जाए मानव विकास में सूचकांक में, तो केरल सबसे टॉप मोस्ट पे है। हमेशा से केरल बना हुआ है, काफ़ी टाइम से केरल ही है और काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं और काफ़ी ईजी भी है इन्हें लर्न करना। तो इसमें हम यही चारों टॉपिक को कवर करते हुए इसको समझेंगे। जैसे बच्चों, अगर आपको पॉइंट वाइज में हमें थोड़ी सी ट्रिक ये फॉलो करनी पड़ेगी। हमें बेसिकली पॉइंट याद कर लेने हैं। जैसे आपको ये पॉइंट तो याद होने चाहिए कि मानव विकास के जो स्तंभ हैं 4 हैं। तो कौन कौन से 4 स्तंभ में? पहला आपका है इसमें समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता, चौथा है सशक्तिकरण। तो अगर आपको चारों ये पॉइंट याद है तो आप इजीली से लिख दोगे। फिर देन बच्चों इसे क्या करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आपका 2 नंबर में, 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा, अगर 1 नंबर में आएगा तो आप ये लिख के आ सकते हो। लेकिन आपका ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, तो एमसीक्यूज में हो सकता है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं बताइए। एक इसमें से आपका ऑप्शन होगा, बाकी आपको उठा के ये 3 दे देगा। जिसने पढ़ रखा होगा कि 4 उपागम ये वाले हैं, बाकी ये सब स्तंभ हैं, तो तभी वो इसमें से इसे क्रॉस कर पाएगा कि ये तो सारे उपागम हैं। तो फोर्थ जो सही आंसर कौन सा हो गया? सशक्तिकरण हो गया। जैसे एग्जाम्पल 4, मानव विकास का निम्नलिखित में से मानव विकास का स्तंभ कौन सा है? तो आपको एक ऑप्शन यहाँ से दे देगा सशक्तिकरण, बाकी 3 ऑप्शन होंगे यहाँ से देगा आय उपागम, कल्याण उपागम और क्षमता उपागम। तो जिस बच्चे को क्लियर होगा कि मानव विकास के स्तंभ में से कौन सा है, सशक्तिकरण क्या है, मानव विकास का स्तंभ है, तो वो इस पर क्लिक करके आएगा। जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसे उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, ताकि हम अपना जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो भी सही से कंप्लीट करें। और जो हमारा थॉर्टिकल यानी कि 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, इसलिए एक सबसे मेन पॉइंट यही हो गया है कि आपको ये सारे पॉइंट लर्न होने चाहिए, इन्हें ये पॉइंट याद होने चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका जो 4-5 मिनट है स्टार्टिंग में लिए हैं, ताकि आपके माइंड में चीज़ें बार बार आती रहें कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और टारगेट हमारा वही है, 80 to 90% हमें अचीव करने हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, ये स्टार्ट करेंगे। आपको पता है केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा। ये जो हमारे मानव विकास है उसके घटक यानी कि केंद्र बिंदु हैं। नेक्स्ट इसके बाद है स्तंभ, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। उसके बाद उपागम में आपके 4 उपागम हैं। जैसे 4 स्तंभ हैं, ऐसे ही आपके 4 उपागम हैं। आय, कल्याण, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। ऐसे ही सूचकांक में जो दिया हुआ है, फर्स्ट हम अति उच्च वाले देखेंगे और उच्च सूचकांक उसके नीचे आता है, फिर उसके बाद मध्यम सूचकांक, उसके बाद निम्न सूचकांक। तो इसके 4 टाइप ये आपके दिए हुए हैं। तो इन्हें ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक हम इसमें करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास होता क्या है। तो जैसे बच्चों आप इसे समझ सकते हो एक सिंपल से एग्जांपल से, कि एक खुद अपने दिमाग में एक क्वेश्चन आप ये सोच सकते हो कि जैसे हम लोग कोई भी अगर हमारे इंडिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, अगर वो एजुकेटेड हो गई, यानी कि सब पढ़ी लिखी है, सब कोई भी अपना जो वर्क है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा कोई भी काम कर सकते हैं, तो आप बताओ कि हमारे देश का विकास फिर कैसे होगा? तेज़ी से होगा या स्लो होगा?
अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, कोई ना कोई सब अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे जो देश का विकास है बहुत तेज़ी से होगा, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय से जो हमारी राष्ट्रीय आय है यानी कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम निकाली जाती है वो बढ़ेगी। उसके बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी ऊपर जाएगा और हमारी इकोनॉमी भी डेवलपमेंट जो है डेवलप करेगी। इसलिए मानव विकास का होना बहुत ज़रूरी है और एक एक इंसान का एजुकेटेड होना, स्वस्थ होना और उन्हें सारी फैसिलिटी मिलना, संसाधनों तक उनकी पहुँच, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम जो मानव विकास में पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, आपका संसाधन सबके लिए अवेलेबल हो, उसके लिए उनको पूरी की पूरी योग्यता चाहिए, उनके पास मनी होनी चाहिए। सेकंड, उसके पास शिक्षा, शिक्षा अगर एजुकेटेड, सब लोग एजुकेटेड होंगे तो अपना कुछ ना कुछ वो कार्य जरूर करेंगे। थर्ड आपका है उसमें स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अगर हर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो कोई भी वो अपना काम करने के लिए कैपेबल होगा। अगर हमारे यहाँ की जनसंख्या अस्वस्थ है, कोई ना कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे अगर हम कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे यहाँ आप देखोगे कि कोरोना वायरस के चलते अगर ये ज़्यादातर अगर पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या होगा, हमारे देश की ग्रोथ रुक रही है। आप देख सकते हो इकोनॉमी हमारी कहाँ पे जा रही है। तो इसलिए एक किसी भी देश में उसकी जनसंख्या का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से ये महामारी इफ़ेक्ट कर रही है, इस तरीके से अगर व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा तो ना ही पॉपुलेशन काम कर पाएगी वहाँ की, ना ही उस देश के का ग्रोथ हो पाएगा। तो मानव विकास में बेसिकली तीन चीज़ों की हम बात करेंगे, संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो थोड़ी ये वीडियो लंबी जाएगी, ताकि एक एक चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है, आपको स्किप करके बट नोट्स बना के नहीं जाना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम इसे अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, मानव विकास। मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि, यानी कि लोगों के जो विकल्प उनमें वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि लोगों के पास हो इतने विकल्प हो कि ये ना सही दूसरा रोजगार, दूसरा नहीं तीसरा रोजगार वो कर सकें। विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना, जिसकी वजह से उनके जीवन में सुधार, क्योंकि अगर कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, एक घर में अगर एक व्यक्ति भी कमाने वाला है तो उनके जीवन में सुधार आएगा। दो व्यक्ति कमाने वाले हो गए उस घर से तो और अच्छी फैसिलिटी होगी उनकी, और जो उनका लाइफ स्टाइल है चेंज होगा। अगर उसी घर में 3 लोग कमाने वाले हो गए तो उनकी और ज़्यादा उनके जीवन में सुधार आएगा। जो पहले कम खर्च करते थे थोड़ा ज़्यादा खर्च करेंगे, उनका लाइफ स्टाइल चेंज होगा। अगर वही चीज़ हमारे पूरे देश में अप्लाई हो जाए, हर एक घर में अप्लाई हो जाए कि रहने वाले 5 मेंबर हैं लेकिन कमाने वाले वहाँ पे 3 मेंबर हैं, तो हमारे देश का विकास बहुत अच्छे से होगा। जिसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारे मानव विकास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे देश का विकास होगा। नेक्स्ट, यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है, गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्लियर है, मानव विकास हमारा यही है। नेक्स्ट है इसमें सार्थक जीवन। तो ये बच्चों, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए वो वाले टॉपिक यहाँ पे रखे हैं मैंने। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कोई भी सार्थक जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत लंबी एज, मतलब बहुत उम्र तक जियो, नहीं, हमारी लाइफ में हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात लोग स्वस्थ हों, विवेक पूर्वक समाज में प्रतिभागिता करें और वह उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र होने चाहिए। क्लियर है, आपको ये है कि अगर सार्थक जीवन वही है कि हमारी लाइफ में कोई एम होना चाहिए, हम स्वस्थ होने चाहिए और अपनी लाइफ में हम कोई ना कोई जो अपना वर्क कर रहे हैं, जो हमें इनकम मिल रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका इसके अंदर निभाती हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसमें, जो आपका नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे वृद्धि तथा विकास में अंतर। तो इसी इधर आपका विकास लिखा हुआ, इधर आपका वृद्धि है। तो वृद्धि और विकास यानी बच्चों, विकास वही है, जैसे विकास यानी कि गुणात्मक परिवर्तन, वृद्धि यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि एग्जाम्पल वो हो गई, जैसे बच्चों पहले आपकी जो हाइट थी 3 फुट थी, उसके बाद आपकी हाइट हुई 4 फुट। अब आपकी 12th में आ गए हो तो ज़्यादातर बच्चों की हाइट 5 फुट या 6 फुट या 5 फुट 2 इंच 3 इंच ऐसे है। तो आप 3 फुट से देखो 4 पहुँचे, 4 से 5 पहुँचे, तो वृद्धि हुई। ऐसे ही जब आप छोटे थे आपका वेट कम था, मान लो कि आपका वेट 40 किलो था, 40 से फिर वो 50 हुआ, काफ़ी बच्चों का इस टाइम 60 होगा, मतलब डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वृद्धि हो रही है, इसे हम माप सकते हैं। जैसे अपने आप हाइट नाप सकते हो और वृद्धि को आप माप सकते हो, और लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या है विकास का,
विकल्पों में वृद्धि, विकास का अर्थ है विकल्पों में वृद्धि। और जो आपकी वृद्धि है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। वृद्धि कैसे हो सकती है आपकी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो आपका अभी वेट गेन हो गया है, आपका वेट बढ़ गया है, बाद वो नेगेटिव भी हो सकता है। सकारात्मक वृद्धि होती है जब गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन, जो पॉजिटिव जो चेंजेस होंगे वो सकारात्मक वृद्धि कहलाएगी। ये वृद्धि निरपेक्ष मूल्य है और ये विकास मूल्य सापेक्ष है। इसमें जो आपका है मानव विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब ऐसा किसने इसकी वो जो है इसका प्रतिपादन किया था। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। बच्चों ये आप कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। तो इसमें इन्होंने जो योगदान दिया इसमें कुछ बातें कही गई हैं, इसमें जो उन्होंने कुछ बातें दी हैं, जैसे मानव विकास मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है। विकास क्या करता है, मानव के लिए उनके जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि करेगा। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मानव विकास होगा उनके जीवन में सार्थक सुधार होगा, यानी कि उनका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, इनकम जनरेट होगी। नेक्स्ट उसके बाद है 1990 में मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था। जो आपका मानव विकास सूचकांक है ये कब आया था आपका, ये आया था 1990 में। इसमें जो मेन रोल प्ले किया था महबूब उल हक ने किया था, लेकिन इसमें जो योगदान दिया है अमर्त्य सेन ने भी योगदान दिया है। जो कहाँ के हैं बच्चों, ये भारतीय हैं, ये हमारे भारत के हैं। क्लियर है, आपको क्लियर हो गया होगा। महबूब उल हक आपके पाकिस्तान के हैं और जो आपके अमर्त्य सेन है वो भारतीय हैं। तो इतना आपको क्लियर। मानव विकास कब आया है, 1990 में आया है। इसका प्रतिपादन आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने किया, ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने इन पे जो बात की है, दो मेन बिंदुओं पे बात की है, मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि और मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लाता है। तो आपके ये इसमें पॉइंट थे। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप साथ के साथ नोट कर सकते हो, अगर आपने नोट कर रखा है तो आप समझ सकते हो। अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है नोट करने का तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे काफ़ी इजी हो। अब जैसे आपको दिया है ये क्वेश्चन, मानव विकास के 4 स्तंभ, आपको क्वेश्चन दे सकता है कि मानव विकास के स्तंभ 4 स्तंभ कौन कौन से लिखिए तथा उसको विवेचना कीजिए या उसको एक्सप्लेन कीजिए या उसे संक्षेप में लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम आपके जो 2019 में जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत पूछा गया था ये प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो हो सकता है ये क्वेश्चन जरूर आए इसमें। आपका इसमें जो है 4 स्तंभ वही हमने पढ़ा था, समता और सतत पोषणीयता। पहले हम इन दोनों को देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुँच, यानी कि जो भी अवसर हमारे देश में उपलब्ध है उसके लिए समान पहुंच, सब उसके लिए जो भी है इक्वल होना चाहिए, कि किसी के लिए बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। समान पहुंच की व्यवस्था करना, लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव करके हमें नहीं रोकना है। अगर लड़का है या लड़की है दोनों के इक्वल राइट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं और अपनी जॉब जो भी करना चाहते हैं वो जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति के आधार पे आय और जाति, मतलब किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी बिरादरी वगैरह हो गई, किसी भी जाति का है और कोई भी अगर अमीर है या गरीब है उसके हिसाब से कोई भी इनके साथ असमान व्यवहार नहीं होगा। सबके लिए समान है कि जो भी अवसर उपलब्ध है सब इसमें जाके अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं सब पढ़ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, मतलब समता मतलब यही है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है वो सबके लिए इक्वल अवेलेबल है। नेक्स्ट है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ है संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें जिससे आने वाली पीढ़ी को इसमें कोई कमी ना हो। तो इसका मतलब ये है, जैसे हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, कोयला का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ऐसा उसका यूज़ करें कि हमारे लिए तो है लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे। जैसे रेड लाइट पे क्या करते हैं लोग, गाड़ी अपनी ऑन रखेंगे, पेट्रोल फूक रहा है तो फूकने दो, उन्हें क्या मतलब है। लेकिन अगर इस तरीके का हमारा बिहेवियर होगा तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बच्चों पेट्रोल को बनने में वही आपको पता होगा कि हज़ारों करोड़ों साल का टाइम लगता है। ऐसे ही जो जल है, जल को भी काफ़ी उसको वेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर आप देखते हो कि घर के काम में या बाहर गली में ऐसे ही ज़्यादातर फेंका जाता है। तो हमें क्या करना है, उस जल को बचाना है। क्योंकि जो पीने योग्य जल है हमारे अर्थ पे काफ़ी कम है, वो मात्र 1% है।
जो कि ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद हैं। तो इस तरीके का अगर हमारा बिहेवियर होगा तो आने वाले टाइम में जो जनरेशन के लिए हम जो है जल भी उपलब्ध नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए सही हो लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। नेक्स्ट है संसाधनों का दुरुपयोग, इसके दुरुपयोग से रोका जाए, यानी कि कोई भी ऐसा हमें दुरुपयोग नहीं करना है, संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है, वेस्ट नहीं करना है हमें। क्लियर है। नेक्स्ट आपका इसमें 2 पॉइंट और है, उत्पादकता, सशक्तिकरण। आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। समता यानी कि कोई भी चीज़ है सबके लिए है, इक्वल, सबको समान अधिकार है। सिंपल लैंग्वेज में समझना है। सतत पोषण का आपका यही अर्थ है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है कि संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो ऐसे करें कि हमारी पीढ़ी के लिए भी बचा रहे और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। सिंपल से 2 मीनिंग आपके हो गए। उत्पादकता यानी कि मानव श्रम या मानव कार्य के संदर्भ में, जैसे लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि लोगों के समर्थ और सक्षम बना के जो मानव श्रम की जो निरंतरता है उसको क्या करना चाहिए, बेहतर करें, तथा लोगों के ज्ञान तथा चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो लोगों का ज्ञान है, उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी वगैरह है वो उनको पूरी मिलनी चाहिए। तो उत्पादकता मेनली इसमें जो बात की जा रही है, एक मानव की बात की जा रही है, हम लोगों की। सशक्तिकरण यानी कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिससे वो विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो। तो इसमें बच्चों यही है सशक्तिकरण, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो हैं, जो गरीब अमीर दोनों को इक्वल वो मिले, और जो गरीब हैं उनको इतना वो बनाना कि अपना जो विकल्प चुनने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और सामाजिक रूप से यानी कि जो काफ़ी ऐसी जो जातियाँ वगैरह हैं जिनको चांस नहीं मिल पाता है, तो उनको सामाजिक रूप से उनको भी चांस देना, सबको चांस देना, ताकि वो अपने विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र हों। क्लियर है। अब आपका इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आपका निर्वहन क्या है या निर्वहन से आप क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल यह है, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। मतलब जो अवसर मिल रहे हैं उनमें निरंतरता बनी रहे, ये नहीं कि अब उन्हें चांस मिल गया, नेक्स्ट टाइम उन्हें फिर कोई चांस ना मिले। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके 4 ये उपागम थे। थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है, लेकिन हम एक एक चीज़ को अच्छी सही तरीके से समझ के चलेंगे ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम देखने वाले हैं मानव विकास के 4 उपागम। 4 स्तंभ हमने पढ़ लिए हैं। उपागम की बात करेंगे, मानव विकास के 4 उपागम कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें आपका है आय उपागम, कल्याण उपागम। पहले हम आय और कल्याण उपागम की बात करते हैं। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानव विकास को आय के साथ जोड़ के देखा जाता है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक MCQs बन सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम प्री बोर्ड में यहाँ से MCQs बनाए गए थे। आय का स्तर ऊंचा तो मानव विकास ऊंचा माना जाता है। अगर आय का स्तर ऊंचा है तो मानव विकास भी ऊंचा माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी के पास अच्छी खासी कोई इनकम है, उसकी पैसा उनके घर में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ खरीदेंगे, रोटी कपड़ा मकान सब उनके पास होगा। अगर बच्चों इनकम का सोर्स ही नहीं, उसके पास कुछ है, तो उसका क्या विकास होगा, ना ही उसके पास घर होगा, ना ही ढंग से कपड़े होंगे, ना ही खाने के लिए कुछ होगा। नेक्स्ट है कल्याण उपागम। इसमें मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, लोग विकास के प्रतिभागी नहीं हैं। यानी कि इसमें मानव की बात की जाती है, मानव कोई उसमें रोल प्ले नहीं करेगा, वो बस लाभार्थी है, वो उसका बेनिफिट लेता है। जैसे सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो भी कल्याण के कार्य हैं, जो भी फैसिलिटी मिल रही है, LPG गैस वगैरह के लिए जो भी फैसिलिटी दी जाती है सरकार की तरफ से, जो कल्याण के ऊपर खर्च करती है, यानी कि वे लोग जो इस पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो भी उसका लाभ उठा सकें। तो इसमें मानव क्या होता है, लाभार्थी होता है, उसकी तरफ से इसमें इतना रोल प्ले नहीं होता है। इसमें जो रोल प्ले करती है सरकार रोल प्ले करती है। नेक्स्ट में आपका है आधारभूत आवश्यकता उपागम। नेक्स्ट है इधर क्षमता उपागम। तो इसमें जो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये आपका लास्ट टाइम जो 2019 में प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। तो आपका क्वेश्चन आया था कि आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है या कौन इसे लेके आया था। तो उसमें ऑप्शन आपके थे, उसमें एक आपका ऑप्शन ये भी था ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना दिया जाता है।
3 नंबर में, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, तो ये आपके 6 इसमें न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट में है मानव विकास के प्रश्नों की उपेक्षा, यानी कि मानव विकास के जो प्रश्न हैं उसमें क्या की गई है, इसकी उपेक्षा, मानव विकल्पों के प्रश्नों की इसमें उपेक्षा की गई है। इसमें जो मेन है क्षमता उपागम, यानी कि इसका संबंध ये कौन लेके आए थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित हैं। जो बच्चे ये कहाँ के हैं, ये हम भारतीय हैं, यानी कि भारत के हैं। संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बच्चों यही है, ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, आपका पूछा जाता है ये। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसका जो मापन किस तरीके से किया जाता है, आपका लास्ट पेज है ये, किस तरीके से किया जाता है हम वो देखेंगे। मानव विकास का मापन, तो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पे देशों का क्रम तय किया जाता है। यानी कि बच्चों देखो, अब इसी के आधार पे हम देशों को देखेंगे, उन देशों के कि जहाँ पे मानव विकास सबसे ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं, व्यक्ति ज़्यादातर स्वस्थ हैं। शिक्षा यानी कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी है। थर्ड है संसाधनों तक पहुँच, यानी कि जब शिक्षित पढ़े लिखे होंगे तो उनके पास इनकम सोर्स भी होगा, तो संसाधनों तक वो पहुँच सकते हैं। क्योंकि संसाधनों तक पहुँच का मतलब है, सिंपल सी बात है, पैसा जिसके पास होगा वो संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएगा। नेक्स्ट इसमें है, यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। यानी कि 0 से लेके 1 के बीच में रैंकिंग दी जाती है। जैसे आपकी क्लास में भी मैं अगर रैंकिंग देने लगूँ तो मैं 0 से लेके 1 के बीच में रैंकिंग दूंगी। जिससे क्या होगा कि कोई अगर बच्चा ज़्यादा स्वस्थ है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा है वो, तो उसको क्या मिल जाएगी, 0.9 दे दूंगी मैं रैंकिंग। अगर कोई बच्चा थोड़ा उससे कम है तो उसे मैं 0.8 दे दूंगी। जो उससे और कम है उसे 0.7 दे दूंगी। तो और कम है 0.6, ऐसे करके 0.1 तक दे दूंगी मैं। तो अब देखो, जो 1 के नियर बाय यानी कि नज़दीक है 0.9 है वो, और 1 से जो बहुत ज़्यादा दूर है 0.1 है, यानी कि ये 0 के नज़दीक है। तो जो 1 के नज़दीक होता है ये अति उच्च माना जाता है, जो 0 के नज़दीक होता वो अति निम्न माना जाता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास उतना अधिक होता है। क्लियर है, मैंने बता दिया, 1 के जितना निकट होगा मानव विकास उतना अधिक होगा। इसी प्रकार 0.983 अति उच्च स्तर है, 0.268 अति निम्न स्तर है। क्लियर है, हमने क्योंकि 0 से लेके 1 तक की बात करी थी, तो 0.983 आपका अति उच्च है, यानी कि हाई है। और जो आपका है 0.268 आपका कैसा है, कम है ना, 0 के पास है। 1 से तो बहुत कम हो गया, ये 0.9 के बराबर, 1 के आसपास स्थित है। और इसमें आपका जो 3 पॉइंट ये दिए हुए हैं, स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा, लोग कितने साल तक जीवित रहते हैं, यानी कि उनकी आयु कितनी है। नेक्स्ट शिक्षा है, इसमें प्रौढ़ साक्षरता की बात की है कि यानी कि एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कौन कौन जाता है। नेक्स्ट इसमें है संसाधनों तक पहुंच, क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर पे, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी देखी जाती है अमेरिकी डॉलर पे, यानी कि वो खर्च कितना कर सकते हैं, किसी संसाधन को खरीदने के लिए खर्च कितना कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसमें हमने जो आपके कवर किए हैं, ये कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिसमें कि एक बार देख लेते हैं। ये हमने टॉपिक देखो, घटक देखे हैं, इसके केंद्र बिंदु, स्तंभ देखा है, उपागम देखा है, सूचकांक देखा है। तो आपको अगर बच्चों ये पॉइंट याद रहे तो आप इसे बना के लिख सकते हो। जितना आपको समझ में आय के बारे में लिख दोगे, आय का उच्च स्तर है तो वहाँ के उनका विकास स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण के लिए क्या है, सरकार खर्च करती है। क्षमता उपागम क्या है, लोगों की पहुंच कि किस तरीके से लोगों विकल्प जो है उस तक पहुंच सकते हैं। आधारभूत आवश्यकता उपागम तो यही है, ये क्या है, इसमें 6 न्यूनतम उपागम दिए गए हैं। तो आपका इसमें ये चीज़ भी आप कर सकते हो। सशक्तिकरण आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, उत्पादकता यानी कि व्यक्ति की उत्पादकता के लिए जो भी उसमें जो भी एफर्ट किए जाते हैं। और सशक्त पोषणीयता यानी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम संसाधनों को बचा के रख सकें। समता यानी कि लोगों को समान अवसर मिलना उनको।
ये आपको बिल्कुल, ये भी आपकी वही चीज़ हो गई, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो देखोगे सेम चीज़ें इन सब में आ रही हैं। तो इसमें जो कुछ चीज़ मैंने नोट करी थी, आप नोट कर सकते हो, ये आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये देखो, सूचकांक जो अति उच्च है 0.808 से ज़्यादा, यानी कि इसमें आपके 49 देश आते हैं। उच्च सूचकांक में 0.700 से 0.807 इसमें 53 देश आते हैं। ऐसे मध्यम सूचकांक में 0.5 से 0.699 में इसमें 42 देश आते हैं। ऐसे निम्न सूचकांक में 0.555 से कम, यानी कि इससे कम जो होंगे इसमें 42 देश आते हैं। ये भी चीज़ आप इसमें नोटिस कर लो। तो आपको क्लियर हो गई होंगी इसमें जो हमने चीज़ें करी हैं। देख सकते हो, वृद्धि, विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ा था हमने। इसके बाद इसके 4 स्तंभ कंप्लीट किए हैं। देन इसके बाद हमने 4 इसके उपागम किए हैं, फिर इसका हमने मापन किया था। तो आई थिंक यहाँ तक कि अगर आप आ गए हो तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपना नाम और रोल नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि यहाँ तक किस बच्चे ने वीडियो देखी है। क्योंकि बच्चे वीडियो स्किप करके यहाँ से बस नोट करके चले जाते हैं या नहीं भी देखते हैं। तो ये पता चले कि लास्ट तक ऐसा है कौन सा बच्चा आया है जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखी है। तो आप अपना क्या लिखोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे कमेंट बॉक्स में और रोल नंबर लिखोगे, ताकि पता चले कि लास्ट तक किसने वीडियो देखी है। तो नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखें, और जो भी इसका काम है उसे करके ग्रुप में ज़रूर भेजें। इस चैप्टर से रिलेटेड जो CBSE के क्वेश्चन है वो आपका कुछ दिन में इसमें अपलोड हो जाएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ के साथ आपकी ये भी होता रहेगा, CBSE की रिवीजन चलती रहेगी। एंड ऑफ दिसंबर हम ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, आपकी रिवीजन यहीं कंप्लीट हो जाएगी। देन आपकी फिर मल्टीपल रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, किसी और वे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही अपनी अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें, और अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। ओके, टेक केयर, ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।